दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। और बेटा आज का जो लेक्चर है वो गॉस थ्योरम का जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था, कहाँ पे खत्म किया था हमने लास्ट टॉपिक? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस पे, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। और हमारा लास्ट टॉपिक था क्या? एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसको इस्तेमाल कर करके? गॉस के थ्योरम को इस्तेमाल करके हम आज निकालने वाले हैं गोलीय कोष, गोलीय कोष, सुचालक गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब आप समझ रहे हैं। सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये आपको भी बेलनाकार दिख रहा होगा, दिख रहा हो, बेलन के शेप में दिख रहा है। ऐसा ही गोली है ना, थीन है, पतला है, और इसकी जो चादर है ऐसा ही, जैसे कि आप बॉल समझते हैं, प्लास्टिक का बॉल, अंदर से खोखला होता है, बाहर से पतला एक थीन उसका लेयर होता है जिससे वो गोल बनता है, ठीक है, पूरा गोली बनता है, वैसा समझ लीजिए। अब एक जनरल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये स्टील का ग्लास, धातु का ग्लास है, इस पर अगर मैं करंट लगाता हूँ, सपोज ना, इसमें मैंने करंट लगाया है, और अगर मैं अपने फिंगर को, अपनी उंगली को इस तरीके से इसके अंदर डालता हूँ, तो क्या मुझको झटका पड़ेगा? क्या करंट पड़ेगा? नहीं, जब तक कि मैं इसको क्या ना करूँ, टच ना करूँ। इससे एक चीज हमको मालूम चलता है कि जब हम किसी चालक को, खोखले चालक को अगर मैं आवेश देता हूँ या धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, इस पर करंट लगाया, एक्सटेंशन बोर्ड से लेकर के करंट से इसको मैं टच किया, तो मैं जब तक इसको टच नहीं करूंगा मुझको करंट नहीं लगेगा। जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा मुझको करंट नहीं लगेगा। टच करने से करंट लग रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा डीप कर रहा हूँ, ऐसा ना, मैं अंदर टच नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ हवे में अंदर अभी भी, ठीक है, तो भी मुझको करंट नहीं मारेगा। इसे क्लियर समझ आ रहा है? इसका मतलब कि जब हम चार्ज देते हैं, चार्ज इसका पूरे सराउंडिंग, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज था, इसको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं एक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यूजिंग गॉस थ्योरम। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आज आपको इस टॉपिक में। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हमने एक गोलीय कोष लिया कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा गोलीय कोष है जिसकी एक्चुअल त्रिज्या, कितना था बेटा? कैपिटल आर। इसका एक्चुअल त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। इसके कारण हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वैज्ञानिकों को ये टास्क दिया गया कि तुमको गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पर कहां पर निकालनी, कैसे निकालनी है, ये नहीं बताया गया। चलो, अब वो साइंटिस्ट हैं, उनको हर चीज मालूम है, तो उन्होंने क्या किया, इस गोलीय कोष के बाहर, अंदर और सतह, तीन चीजों पर, सुनिएगा मेरी बात, गोलीय कोष के बाहर, अंदर और सतह पर, तीनों जगह पर उन्होंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले अगर वो बाहर निकालते, सतह पर और अंदर, सुनिएगा, जब वो सतह पर निकालेंगे और अंदर भी निकालेंगे, जब वो सतह पर निकालेंगे और अंदर निकालेंगे, तब तो उनको क्या मिल जाएगा? गॉसीय पृष्ठ मिलेगा। परंतु अगर वो बिंदु P को बाहर रख करके निकालेंगे तो गॉसीय पृष्ठ नहीं मिलेगा। और हमको इस्तेमाल क्या करना है? गॉस का प्रमेय। तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा? एक बंद पृष्ठ। तब हमने क्या किया, इससे स्मॉल r दूरी पर एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया हमने? एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से मैं गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूं इसके बाहर, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा आपको। मैंने क्या किया, एक दो त्रिज्या हमने देखा था, इस एक्चुअल का जो गोलीय पृष्ठ था, ठीक है, गोलीय कोष जो है, पतला गोलीय कोष, उसका त्रिज्या कैपिटल आर था। मैंने बाहर जो गॉसीय पृष्ठ बनाया उसका त्रिज्या क्या हो गया? स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनिएगा, जब बिंदु P कहां पर है? गोले के बाहर। ये मेरा गोला है, ये मेरा गोलीय कवच है, गोलीय कवच के बाहर है जब बिंदु P, मैं बिंदु P को कहां पर ले रहा हूं? एक समय पे यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। दूसरे समय पे कहां पे ले रहा हूं? एक समय पर मैं बिंदु P को कहां पर ले रहा हूं? यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। और तीसरा, जब मुझे गोले के अंदर निकालना है, कहां निकालना है? गोले के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी निकालने के लिए मुझको क्या चाहिए? गॉसीय पृष्ठ। चलो, मैं इसको भी क्या कर लिया, गॉसीय पृष्ठ बना लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया। और एक कंडीशन में यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इस कंडीशन में मैं बिंदु P को यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, तीन तरीके से। मेरे डायग्राम को समझिएगा बेटा ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक गोलीय पृष्ठ, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिस पर हम क्या बोल रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? इस पर सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है इस पर? सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। यहाँ तक क्लियर? चलो सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए,
पहला केस, जब बिंदु P कोस के बाहर है, कोस के बाहर है। तो यहां पर यार, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको जब, अभी तो हमने इसको आवेश नहीं दिया, अभी हमने इसको आवेश नहीं दिया। चलो मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या करता हूं, इसको आवेश देता हूं। सपोज प्लस की आवेश दिया और ये आवेश इक्वली क्या हो जाएगा, उसके सतह पर फैल गया। जैसा कि मैंने ग्लास का आपको एग्जांपल दिया था, मैंने इसको आवेश दिया, ये आवेश इस पर फैल गया, ठीक है। लेकिन मैं इन आवेशों को इसके केंद्र पर क्या मान सकता हूं, केंद्र पर केंद्रित मान सकता हूं, क्योंकि ये त्रिज्या क्या होंगी, आवेशों पर त्रिज्यीय दिशा में क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकलेंगी। तब इस पृष्ठ पर, ठीक है, तब इस पृष्ठ पर तीव्रता E और यहाँ पर जो नॉर्मल है वो आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल मतलब अभिलंब बेटा, इस छोटे से पृष्ठ का अभिलंब क्या हो गया, उसके समांतर हो गया। तब देखिएगा यहाँ पर निकलने वाला फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते थे, E डॉट ds cos ऑफ थीटा, ठीक है, इंटीग्रल ओवर s। अब सुनिएगा यहाँ पर मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये आपने अभी तक से समाकलन का ये साइन देखा होगा। अब ये साइन क्या बता रहा है, साइक्लिक इंटीग्रेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन। मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब जब इसको किसी बंद पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय समाकलन। अब ये रेखीय समाकलन हम लोग लेके लिया, ठीक है। सो E ऑफ रेखीय समाकलन E ऑफ ds, ठीक है, किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष s ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। cos 0, cos क्या हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। अब हमारे पास बच गया E और ये हो गया ds, ठीक है, रेखिक समाकलन ds। अब एक बात बताइए, ये अपने आप में क्या है, गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अगर आपको याद होगा गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। अब सुनिए मैं किस गोले की बात कर रहा हूँ, मैं किस गोले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुनिएगा अभी मैं कौन सी त्रिज्या को ले रहा हूँ, स्मॉल r त्रिज्या को। अभी मेरा ये गोला नहीं है, मेरा गोला किधर हो गया, बाहर है। तब मैं क्या करूंगा, फाई E इज इक्वल टू लिखेगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। परंतु गॉस क्या बोलता है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 क्या बन गया, ये हमारा समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हम बेटा इक्वेट करते हैं समीकरण 1 और 2 से। सो E इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली व्हाट वी हैव, E इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया जब बिंदु P गोली कोस के बाहर था। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकाला हम लोगों ने, जब बिंदु P क्या हो गया, गोली पृष्ठ के बाहर था। यहां तक क्लियर होगा आपको? आगे बढ़ते हैं, अब केस लेते हैं। और सेकंड केस, जब बिंदु P कोस की सतह पर हो, कहां पर हो, कोस की सतह पर हो, ठीक है। ध्यान देंगे पहले केस में जब हम लोगों ने क्या किया, बाहर रेड कलर के गोले को एज्यूम किया गॉसी पृष्ठ बनाने के लिए, तो इस समय मेरा जो त्रिज्या था वो r बड़ा था विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, ठीक है। r त्रिज्या, छोटा r त्रिज्या बड़ा था किसके सापेक्ष, जो हमारा एक्चुअल में जो गोला है उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है। अब इस कंडीशन में सुनिएगा, अब देखो ध्यान से देखिएगा, विजन देखिएगा। अब ये गॉसी पृष्ठ सतह पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, सतह पर। जैसा ये यहां पर आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि r किसकी इक्वल हो गया, स्मॉल r के। r किसकी इक्वल हो गया, स्मॉल r के। तो इस कंडीशन में मेरा जो छोटा वाला त्रिज्या था वो बड़ी त्रिज्या r के बराबर हो जाएगा। तो फिर से हम वही काम क्यों करें, सुनिएगा। अब आपको मालूम है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब आप क्या कर दो यार, स्मॉल r को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो कैपिटल R से। देखिए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मेरा छोटा r क्या बन गया, एक्चुअल r बन गया, दैट इज कैपिटल R ना। तो इस r स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, ये हो गया गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाला हम लोगों ने, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा केस, थर्ड केस, ध्यान दीजिएगा, थर्ड केस, जब बिंदु P कोस के अंदर हो, कहां पर हो, कोस के अंदर। अब क्या होगा यार, सुनिएगा, अब क्या होगा, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमने खोखले चालक को, जिसको हमने क्या कहा था, गोलीय कोस कहा था ना, पतला गोलीय कोस, जब हमने इसको आवेश दिया वो आवेश उसके चारों तरफ फैल गया। कहां फैल गया, उसके
चारों तरफ फैल गया, उसके चारों तरफ फैल गया। तो केंद्र में आवेश क्या हुआ? केंद्र में आवेश शून्य है। केंद्र में आवेश क्या हुआ बेटा? चूंकि केंद्र पर आवेश शून्य है, Q इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? केंद्र पर आवेश Q इक्वल टू 0, और जहां पर Q ही नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र कहां से आएगा? विद्युत क्षेत्र कहां से निकलता है? Q के कारण, एक आवेश के कारण। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं Q का मान जैसे मैं इस समीकरण में पुट अप करता हूं तो फाइनली व्हाट वी हैव 0। हम देखो यार 1/4πε0 0/r²। बेटा 0 को डिवाइड करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? फाइनली 0। अतः केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई होंगी, तो मैं यहाँ पर ग्राफ डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेस कम है मेरे पास बोर्ड पे और सब चीजों को एक साथ एक्सप्लेन करना था, तो ये फंडा अगर क्लियर हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको ग्राफ से देखें कि चलिए ग्राफ क्या बोलता है। ठीक, अब देखो मैंने एक गोली कोष बनाया, ठीक, जिसका त्रिज्या क्या था? कैपिटल R था। अब ध्यान देना आप, ठीक, क्या करने वाले बेटा? हमको मालूम है जब जैसे जैसे हम अंदर गए, जैसे जैसे हम क्या गए, अंदर गए, हम हमारा जब ये R छोटा होते गया कैपिटल R से, थर्ड केस की बात, ये थर्ड केस में क्या था? ठीक है, जो स्मॉल r है वो मच लेस देन टू द R था। ठीक है, मतलब कैपिटल R बड़ा हो गया इस केस में, कैपिटल R क्या हुआ? बड़ा हुआ। कैपिटल R क्या हो गया? बड़ा हो गया। और ये क्या हो गया मेरा? छोटा हो गया, क्योंकि मैं धीरे धीरे गॉसियन पृष्ठ को यहाँ पर ले आया, ये ब्लू कलर की लाइन वाले पे। हमारा मेन ये ब्लैक लाइन वाला गोला था ना, ये दोनों हमारे एजम्पशन थे, हमारा हमने क्या किया उसको मान करके चला था। तो केंद्र पर तो 0 है, तो केंद्र पर 0, ये 0 दिखा रहा है। ये जो दिख रहा है आपको ग्राफ, ये क्या है तुम्हारा? 0। ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ना, एक्सिस x के सापेक्ष, r और e के सापेक्ष अगर मैं ये क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, तो ध्यान देना ये जो रेखा है 0, क्योंकि अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E इक्वल टू 0। सतह पर सबसे ज्यादा था। सतह पर क्या था? सतह पर सबसे ज्यादा। ध्यान दीजिएगा अभी क्या हो रहा है, सतह पर सबसे ज्यादा है। ये सतह पर कहां पर निकला है? जब बिंदु P कोष के बाहर था। यहाँ पर तीव्रता कैसे दिख रही मुझको? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और जैसे मैं और दूर जाऊंगा, और मैं दूर जाऊंगा तो क्या हो गया? और मैं दूर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो कौन सा केस था ये? क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो तीव्रता मेरी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझिएगा। अब आप बोलोगे अभी भी आप लोगों कई लोगों को समझ नहीं आया, मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा यार। इसको ऐसा याद रखिएगा, इसको ऐसा याद रखिएगा। फिजिकल भौतिक जीवन का एक एग्जांपल देता हूँ। होलिका दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? होलिका दहन, एक जगह पे आग लगा हुआ है। आप जब उससे दूर हो, आपको उष्मा कम मिलेगा, आप जब आग लगा वहां से दूर हो, उष्मा आपको कम मिल रहा है। जैसे आप एकदम उसके पास गए, सतह पर गए, जैसे आप क्या करते हो? फील करने वाले हो। आप उस उष्मा को फील करने के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो आप होलिका दहन से जब दूर गए तो तीव्रता धीरे धीरे क्या होगी? उष्मा की तीव्रता हमारे लिए कम थी। जैसे हम सतह के पास एकदम जस्ट उसके करीब पहुंचे, किसके? सतह पर, मतलब मैं होलिका दहन से टच कर रहा हूँ, उस समय मुझको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर। अब जैसे आप अंदर घुस गए, होलिका दहन में क्या किए? अगर आप कूद गए तो आप फील करने के लिए जिंदा बचोगे नहीं, फील करने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या फील करोगे? अंदर में तीव्रता तुम ही खत्म हो गए तो तुम्हारा फीलिंग क्या रहा? तुम जल करके क्या हो जाओगे? नाश हो जाएगा तुम्हारा। जल करके तुम खत्म, तो तुम्हारी तीव्रता कहाँ गई? 0। आया बात समझ? तो ये अगर होलिका, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैं रिलेट कर रहा हूँ भौतिक जीवन से आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जब दूर जाते हैं तीव्रता कम होगी, सतह पर सबसे ज्यादा तीव्रता, ठीक है, अंदर में 0। अब ग्लास के एग्जांपल को कुछ देखिए। अगर यहाँ पर आवेश है तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, हो सकता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण मुझे झटका लग सकता है, तो यहाँ पर इतना दूर रहूंगा तो कम ही लगेगा। सतह पर इसको टच करूंगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, और अंदर में 0। ये इस तरीके से आपको फिजिक्स को समझना है। तो ये हो गया हमारा गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फंडा क्लियर है? आप इसको अपने नोट्स में जिस तरीके से आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। माना कि हमने क्या किया, गोली कोष हमारे पास है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, उसे जब हमने आवेश दिया, वो आवेश उसके चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो गया। क्योंकि अभी गॉसी पृष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 केस है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 3 केस है। तो हमने एक केस लिया बाहर, एक केस लिया अंदर और एक केस लिया सतह पर। तीनों के लिए हमने निकाला, हमारा रिजल्ट ये आया।
तो बेटा गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, जबकि क्या था अंदर से खोखला। लेकिन अगर इसी को मैं ठोस चालक गोले के लिए लूं, इसी को क्या लूं मैं, अगर इसी को मैं क्या कहूं गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेम इसी को मैं क्या ले सकता हूं ठोस चालक गोला, क्या ले सकता हूं इसी को मैं ठोस चालक गोले के कारण। ठीक है, ठोस चालक गोले के लिए भी सेम यही चीज होगा, सेम यही चीज कि उसके अंदर उसके बाहर इतनी तीव्रता, उसकी सतह पर इतनी तीव्रता और उसके अंदर इतनी तीव्रता ही होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा केस है कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो यार ये भी देख लेते हैं अब। कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोला तो है, सॉलिड तो है, बट अब क्या है वो कुचालक है। अब एक कुचालक गोले को लिए हम लोगों ने ये लिया, ठीक है, जिसकी एक्चुअल त्रिज्या कितनी थी, r थी। जब उसको किसी सोर्स के थ्रू हमने क्या किया, आवेश दिया, पुनः यह आवेश उसकी सतह पर पूरा विद्यमान, सतह पर क्या हो गया, फैल गया, सतह पर क्या हो गया, फैल गया। इसमें भी सेम वही काम करेंगे यार, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। ये ठोस है, सुनिएगा, अब ये ठोस है, खोखला नहीं है। हम गॉसी पृष्ठ बनाने के लिए तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो बाहर निकलेगा, सतह पर निकलेगा, या तो अंदर निकलेगा। या तो आप तीव्रता बाहर निकालोगे, सतह पर निकालोगे, या तो अंदर निकालोगे। तो चलो पहले क्या करते हैं, बाहर के लिए देखते हैं। हम बाहर पर एक गॉसी पृष्ठ बना दिए जिसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r। ठीक, अंदर पर कहीं पे मान लेते हैं, चलो अपने आप अंदर पर भी कहीं पर मान लिया। ठीक है, अब इसका त्रिज्या भी गोली मारो, छोड़ो इसको भी, इतना ध्यान दीजिएगा, r r और ये। ठीक है, सी। तो पहले हम क्या करते हैं, बिंदु P को बाहर रखते हैं। बिंदु P को हमने कहां पर लिया, बाहर लिया। कहां पर लिया, बाहर। इस पर हम क्या करते हैं, तीव्रता निकाल, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, तीव्रता। वही काम फिर से, इसका जो ds है, इसका जो अभिलंब है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ समांतर होगा, केस 1। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग केस 1। जब स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, अर्थात जो हमारा हमने जो माना है, जो काल्पनिक त्रिज्या है वो वास्तविक त्रिज्या से बड़ा है। जब बिंदु P कहां पर है, गोले के, ठोस गोले के बाहर। फिर से आते हैं और सुन लीजिएगा, इस ठोस गोले पर आवेश घनत्व कितना है, आयतन आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल्स टू, बोलिएगा, रो इक्वल्स टू Q by V। आप लोगों ने पढ़ा है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं लेक्चर्स में कि रो इक्वल्स टू हो जाएगा Q by V। सो हम यहां पर निकालते हैं बेटा, फाई E इज इक्वल्स टू E डॉट ds cos ऑफ थीटा। फ्लक्स का मान यही होगा, फ्लक्स का क्या मान होगा, यही होगा। सो फाई E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर थीटा विल बी 0, और थीटा 0 क्या हो जाएगा, cos 0 होता है 1, साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds। सो फाई E इज इक्वल्स टू E साइक्लिक इंटीग्रेशन ds, साइक्लिक मतलब रेखीय समाकलन बोलना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ds यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्या लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 1। अब बोलोगे सर इसमें भी सब चीज सेम हो रहा है, बिल्कुल सब चीज सेम हो रहा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है यार, थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा कि फाई E इज इक्वल्स टू, गॉस क्या बोलता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। ठीक है, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से आप तीजे गुणा करते हैं तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, क्या मिला, Q अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे सर यही तो उसमें भी मिला था। हाँ, मिला तो जरूर था, मिला तो जरूर था। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ आयतन के रूप में, किसके रूप में, आयतन के रूप में, क्योंकि मुझे मालूम है यार, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। सो Q बाई आयतन क्या होगा, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4 बाई 3 पाई r क्यूब, 4 बाई 3 पाई r क्यूब। कई बार बच्चे जब एग्जाम में इसको डिराइव करते हैं तो किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, स्मॉल r कैपिटल r, स्मॉल r कैपिटल r। अरे यार देखो, अभी आपने क्या किया, बाहर के लिए निकाला, जब बिंदु P कहां पर था, बाहर था। जब बिंदु P कहां पे था, बाहर। बिंदु P जिसको हम लोग प्रेक्षण बिंदु कहते हैं, बिंदु P बाहर है,
जब बिंदु P बाहर है तो त्रिज्या कौन सा होगा, स्मॉल r त्रिज्या। कौन सा त्रिज्या होगा, स्मॉल r, तो हमने r इसका लिया। लेकिन ये चीजें किसके कारण हो रही है, ये इसका अस्तित्व कब है, इस गॉसियन पृष्ठ का अस्तित्व कब है, हमारे वास्तविक गोले के कारण। और वास्तविक गोले का त्रिज्या कितना था, कैपिटल R। तो वॉल्यूम लेंगे तो क्या लेंगे, आयतन लेंगे, तब क्या करेंगे, r³ लगाएंगे। ठीक है, यहां से त्रिज्या गुणा करोगे, यहां से आप त्रिज्या गुणा करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, दिखेगा 4/3 पाई r³ रो। क्या मिल गया, 4/3 पाई r³ रो। इस Q के मान को समीकरण इसमें पुटअप करो, समीकरण 3 में Q के इस मान को पुनः मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, सो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान रख देंगे बेटा 4/3 पाई r³ रो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इसके पास क्या था, r²। क्या था, r²। ध्यान दीजिएगा 4 पाई कहानी खत्म, 4/4 कहानी खत्म। सो व्हाट वी हैव, ध्यान दीजिएगा कि ईच को हमको क्या मिल जाएगा, r³ रो। देखो 1/ε0 रो लिख लेता हूं बाहर में, रो बाई ε0 r³ अपॉन r²। ये हो गया मेरा मेन तीव्रता। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर इसका आयतन आवेश घनत्व क्या लिया था, Q/V क्यों लिया था, इसी रीजन के कारण। ओके सी, यहाँ तक खत्म हो गया। चलो केस 2 पे आते हैं यार। किस पे आते हैं, केस 2 पर। कैसे आते हैं, केस 2 पर। और जब हम केस 2 पर आते हैं तब क्या करते हैं, बिंदु P कहां पर है, सतह पर है। इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। हमारा स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा प्लीज, चीजों को समझिएगा। ठीक है, ये केस 2 पे आ गए हम लोग। जब केस 2 पे आ गए तो r इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब क्या हो गया, बिंदु P गोले के सतह पर है, बिंदु P गोले के सतह पर है। कहां पर है आप, हम सतह पर। कहां पर है, सतह पर। कुछ नहीं करना है, ताम झाम सब छोड़ दो यार, तुमने निकाल चुका था ना, आपने निकाला था, क्या निकाला था, E इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, नाउ बिकॉज स्मॉलर इक्वल्स टू स्मॉलर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R। तो अब आप बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं कि ऊपर को हम लोग स्मॉलर करें कि नीचे को क्या कर दें, कैपिटल R कर दें। भैया तुम्हारा मेन जो सॉलिड है, मेन जो तुम्हारा गोला है, उसका त्रिज्या क्या था, R। आप उसी के कारण इन सब का अस्तित्व है। तो आप क्या करोगे, स्मॉल r को कन्वर्ट करोगे कैपिटल R में, देन योर फार्मूला इज बिकम रो एप्सिलॉन नॉट r³ अपॉन r²। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया यार, सो E इक्वल्स टू रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। केस 3, अगर अब बारी आती है केस 3 पर आते हैं बेटा ना, केस 3 पे। केस नंबर 3, जब क्या है, r बहुत छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, अर्थात जब बिंदु P कहां पर है, अंदर आ रहा है। किस पर अंदर आ रहा है, कवच के और अंदर आ गया, गोलीय ठोस गोले के और अंदर आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए बताइए। अगर वो केंद्र पर आता है, सपोज की बात, देखो चूंकि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा या इस फॉर्मूले को देख लो, ये लो, कहां गया ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, E समानुपाती है R के। ठीक है, चूंकि E समानुपाती है किसके, R की, चाहे छोटा R हो चाहे बड़ा R हो यार। पर अभी हम छोटा R इसलिए ले रहे हैं ना, सुनना मेरी बात। इस फॉर्मूले से तीव्रता समानुपाती त्रिज्या किसका, मैंने इस R वाले त्रिज्या वाले गोले को अंदर एज्यूम कर रहा हूं। पहले मैं रेड पे था, मैं ब्लू पे आ गया हूं, रेड पे था, मैं किस पर आ गया हूं, ब्लू पर। तो डिपेंड कर रहा है उस पर। अगर ऐसे ही करते करते, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस गॉसियन पृष्ठ को लाते कहीं पर केंद्र पे ले गया, कहां पर ले गया, कहीं आकर के केंद्र पर ले गया, और जैसे ही केंद्र पर ले आता हूं तो R क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। R क्या बन जाएगा मेरा, 0। इस फॉर्मूले को लिखिएगा कि E इक्वल्स टू रो R एप्सिलॉन नॉट। अगर R शून्य हो गया, R का मान अगर शून्य हो गया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, फिर से तीव्रता पुनः मुझे क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। तीव्रता क्या मिलेगा मुझे, पुनः शून्य मिलेगा। आया समझ। तो ये बात होता है ठोस गोले में और खोखले गोले। ठोस, ये कुछ अलग गोला था, ठोस गोला, और जो हमने पहले पढ़ा था ठोस गोला। कौन सा ठोस गोला, एक तो हमने जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल के कारण, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पतली चादर वाला एक गोला, और उसी को हम ठोस गोले के लिए भी देखे थे। लेकिन यहाँ पर जो ठोस गोला है वो क्या है, कुछ अलग है। अब क्या करते हैं, इसके लिए भी हम ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका ग्राफ, थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पॉज करके इसका डेरिवेशन उतार लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस कैसा है, ध्यान देना। x और y के सापेक्ष अगर मैं बनाऊं, इसको भी मैं रेस कर रहा हूं ताकि दोनों साइड में आपको ग्राफ बना के दिखा सकूं।
ये हो गया मेरा गोला, ठीक है बेटा। यहां से यहां तक त्रिज्या r, यहां से यहां तक त्रिज्या r, ठीक, r था। ओके, ये भी कर लिए। अब क्या करेंगे सर? अब देखो क्या करते हैं कि हमको मालूम है केंद्र पर शून्य था, केंद्र पर क्या था? शून्य, केंद्र पर शून्य। अब सतह पर सबसे अधिक था, सतह पर सबसे अधिक था, तो उसके कंडीशन में हमने क्या लिया था? तो जीरो लिया था, अंदर में जीरो, लेकिन अंदर में यहाँ पर जीरो, क्योंकि ठोस है। क्या है ये? फिर से बोल रहा हूं मैं, ये क्या है? एक ठोस गोला है। क्या गोला है? ठोस गोला, कुचालक है, ठोस गोला और कुचालक। तो सतह पर तो पूरा आवेश फैला हुआ था इसके, ठीक है। तो अभी जो ग्राफ बनेगा ना, केंद्र पर शून्य, केंद्र पर, हाँ ऑब्वियस सी बात है सर, आपने बताया आज जब जीरो लेंगे तो केंद्र पर क्या जाएगा? ये शून्य हो जाएगा, केंद्र पर क्या जाएगा? शून्य हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, सतह पर ले आता हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा? सरल रेखा, क्योंकि सतह पर धीरे से एकदम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर ये क्या होगा? तीव्रता हमारा इंक्रीज होगा, और जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले बढ़ेगा उसके बाद कम। सिमिलरली इधर भी यही ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा बैंड हो गया मुझसे, आप अच्छे से बनाइएगा जब नोट बनाएंगे, ठीक है। ये और इधर दूर जाने से क्या जाएगा? धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा एक कुछ अलग ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या मालूम पड़ी? इतनी मालूम पड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि स्थिर विद्युत आवरण के अंदर किसी चालक का व्यवहार, स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी चालक का व्यवहार। अभी जो हेडिंग है वो है कंसेप्चुअल है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। चलो एक स्थिर विद्युत क्षेत्र लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ले लिया हम लोगों ने स्थिर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये धन आवेश हो गए और इस पर है ऋण आवेश, ठीक। अब जैसे ही मैंने क्या किया, किसी चालक को इसके अंदर लाया, सपोज ये एक चालक हो गया बेटा, ठीक है। और आपको मालूम है किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रैंडम क्या करते हैं? मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं ना, असममित गतियां करते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं को हम जानते हैं कि कहां से कहां निकलती है? धन से ऋण की ओर, लाइक दैट। ये जो एरो है वो क्या दिखा रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अंदर ये क्या था? चालक था। तुमको मालूम है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन है। तब क्या होता है, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी चालक को पुटक करते हैं बेटा, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चूंकि इधर पॉजिटिव है और विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण पर खत्म होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे? तो इधर का पार्ट क्या बन जाएगा? चूंकि स्थिर विद्युत प्रेरण हो रहा है तो इधर क्या बन जाएगा? ऋण आवेश, और उधर क्या बन जाएगा? उसका धन आवेश। क्या बन जाएगा? इधर क्या बन जाएगा? धन आवेश। सुनिएगा, और जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, और जो विद्युत बल रेखाएं हैं, सुनिएगा, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं कैसे निकल रही होंगी? इससे लंबवत दिशा में, ठीक है। अगर ध्यान देंगे आप तो ये 3D डायग्राम समझिए, यहां तक क्या है? उधर से लंबवत निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? इससे पृष्ठ से लंबवत निकलेगा, ठीक है। और ये पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ के समान क्या करेगा? अब ये समविभव पृष्ठ क्या होता है आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। इसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अंदर इस चालक के अंदर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। क्यों शून्य हो रहा है? आप समझ आ रहा है आपको? मेरी बात सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र इसके अंदर से गया, यहाँ पर आवेश, क्योंकि आवेश कहां पर चला जाता है? सतह पर फैलता है बेटा। कहां पर फैलता है? सतह पर। अभी आपने पढ़ा ना, गोले पे पढ़ा, कुछ अलग ठोस गोले पे पढ़ा, गोले पे पढ़ा। जब विद्युत क्षेत्र यहाँ से गया तो इसके आवेश क्या हो गए? स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण सेपरेट हो गए, तो अंदर में आवेश शून्य, अंदर में आवेश शून्य हो गया। क्योंकि अंदर में आवेश शून्य हो गया, इसलिए तीव्रता भी क्या हो गई? इस स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रखने से तीव्रता यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शून्य ही होगा। अगर जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन जैसे इस चालक को मिला दूंगा, इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। इसे ही कहते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, ठीक है। अब आ रही आती है स्थिर विद्युत आवरण। स्थिर विद्युत आवरण क्या है? लेट्स सी, ये आपको समझ आ गया कंसेप्ट, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं रफली कि अंदर में ना बेटा Q हो जाएगा जीरो, वो तो सतह पर फैल गया ना। ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया? देखो
प्रेरण के कारण प्लस के कारण माइनस, माइनस के कारण प्लस, प्लस के कारण अगेन माइनस। अंदर में Q जीरो, और जब Q जीरो तो E भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आया बात समझ। जब पेड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जब पेड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेंगे। ओके सी। अब बारी आती है स्थिर विद्युत आवरण की। किसकी आती है, स्थिर विद्युत आवरण। अब ये स्थिर विद्युत आवरण क्या है, ये आईपी टॉपिक्स है विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड आल्सो। ठीक है, स्थिर विद्युत आवरण, मान लो यार ये कोई चालक था, उसमें होल है, गुहिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटी, इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी, हिंदी में बोलते हैं गुहिका। ठीक है, ये छोटा सा इसमें छेद है, छोटा सा इसमें छेद है। ठीक है, जब इस चालक को आवेश दिया गया, ये आवेश इस पर क्या हो गया, समान रूप से वितरित हुआ। समान रूप से क्या हो गया, वितरित हुआ, समान रूप से वितरित हुआ, वितरित हुआ, वितरित हुआ, वितरित हुआ, वितरित हुआ। ठीक है, अब इस ये गुहिका अपने आप में ना किसके समान काम करेगा मालूम है, गॉसीय पृष्ठ के समान। क्या बन जाएगा ये, गॉसीय पृष्ठ। क्या बनेगा बोलिएगा, गॉसीय पृष्ठ। और पता है यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि चालक के, देखो मैं अगर ये आवेश दिया हूं तो आवेश यहाँ पर भी होंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन अंदर में आवेश नहीं है। अंदर में आवेश, सुनिएगा, अंदर में Q इक्वल टू जीरो, तो E भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। E भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, स्थिर विद्युत आवरण। स्थिर विद्युत आवरण, सुनिएगा, कि चालक के अंदर कैविटी में, किस चालक के अंदर गुहिका में विद्युत क्षेत्र का अचानक समाप्त हो जाना, अचानक मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होना ही स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है। मेरी बात समझिएगा फिर से, किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, ये आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और अगर उस चालक के अंदर कहीं पर गुहिका है तो उस गुहिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत आवरण। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत आवरण। तो नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत माध्यम। अब आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ परावैद्युत माध्यम। पढ़ाया था उसमें, थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया था मैंने परावैद्युत के बारे में। ठीक है, सो परावैद्युत पदार्थ या माध्यम, परावैद्युत पदार्थ और माध्यम क्या होते हैं, सुनिएगा। एक्चुअली में परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने आप से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते, परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। मैंने एक चिल्ली का आपको एग्जांपल दिया था, जिसके पास नहीं है वो फिर भी सब अपने आप को शो करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सिमिलरली परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जो वास्तविकता में उनसे विद्युत प्रवाह नहीं होता, परंतु वो विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो अपने आप से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते, परंतु विद्युत के प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, पहला है ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। अब सुनिए ध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत वे परावैद्युत होते हैं जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र आपस में संपाती नहीं होते, अर्थात जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र दूर दूर होते हैं, अलग होते हैं। जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, लाइक दैट। यह है ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र आपस में संपाती एक साथ नहीं होते। और सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाते ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। कैसा फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण, इन पर एक पैटर्न आ जाता है, डायरेक्शन। इनको क्या मिल जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। अब दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। आप इसके डायग्राम्स को बना लीजिएगा। अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। अब सुनो, अध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत।
अध्रुवी परावैद्युत वो परावैद्युत होते हैं जिनके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं और विद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर ये क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और विद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं बेटा, इस तरीके से, लाइक दैट। समझ आ रहा है आप लोगों को कि अध्रुवी परावैद्युत वे होते हैं जिसमें ध्रुवण नहीं होता। ध्रुव मतलब दो ध्रुव होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। कैसे बोलूं? जैसे धन आवेश है और इसी पर ऋण आवेश है, दिख रहा है आपको? क्या दोनों संपाती दिख रहे हैं? ये धन और इसी पर ऋण है, इसी पर ही क्या है तुम्हारा? ऐसा ऋण है, ठीक है, लाइक दैट। देखो धन और ऋण एक साथ है, हमको दिख रहा है, लेकिन लाल कलर जो दिख रहा है वो तुम्हारे ऋण को प्रदर्शित कर रहा है और जो क्रॉस दिख रहा है कंप्लीट टू धन को, ये संपाती कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे परावैद्युत जिसके धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। आया समझ? तो ये हो गया आपका ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, ये हो गया आपका ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। अब सुनिएगा, इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत विभव। लेकिन इसके पहले अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, इतने टॉपिक जो भी पढ़ाया मैंने स्थिर विद्युत में लेकर शुरू से लेकर के आज तक की क्लास में, ये सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी हैं, कंपटीशन के लिए भी हैं। लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा वो प्योरली कंपटीशन के लिए रहेगा, बशर्ते विद्युत विभव को छोड़ करके, ठीक है। विद्युत विभव के पहले मेरे साथ 8 से 10 लेक्चर और आएंगे, सुनिएगा, 8 से 10 लेक्चर और आएंगे इस टॉपिक के बाद। ये जो टॉपिक खत्म किया मैंने अभी आज, इसके बाद लगभग 10 से 12 लेक्चर भी हो सकते हैं मेरे, जिसमें मैं कॉम्पिटिशन्स और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन समय कम है, मुझे और कोर्स आगे करना है, तो मैं इसके बाद अभी स्टार्ट करूंगा विद्युत विभव, जो तुम्हारा सब्जेक्टिव के लिए भी है और मतलब आपके स्कूल बोर्ड के लिए, होम बोर्ड और बोर्ड के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी रहेगा। लेकिन इस टॉपिक के बाद जो मैं स्टार्ट विद्युत विभव के पहले, इसके बाद और विद्युत विभव के पहले जितने भी लेक्चर्स जो रहेंगे वो सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए रहेंगे और न्यूमेरिकल के रहेंगे, थ्रू आउट न्यूमेरिकल्स एंड फॉर द कॉम्पिटिशन्स ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है। हो सकता है उस कंपटीशन के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो किसी बोर्ड, जैसे कि आईएससी की बात करें या सीबीएसई की बात करें या कोई और स्टेट बोर्ड होगा, जो उस टॉपिक को अपने होम बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक को पुट अप किया होगा। तो डिपेंड करता है आपको जो अच्छा लगता है, जितना नॉलेज मिल रहा है लीजिए, क्योंकि नॉलेज देने से यार किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और आपको हम फ्री में यहाँ पर हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, सो प्लीज आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लीजिएगा, ठीक है। हम है रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।